हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं आपके सामने। तो आज की इस वीडियो में क्या है कि हम लोग जो है क्लास 10 का जो आपको इकोनॉमिक्स का बुक चलता है, आज हम लोग क्या है उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ये तो आज हम लोग क्या है सॉल्यूशन करेंगे अर्थशास्त्र, यानी आपका जो इकोनॉमिक्स है क्लास 10 का, उसके 6 वाले चैप्टर जिसका नाम है वैश्वीकरण। ठीक है, तो आज और इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ क्या लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल सांग स्टडी सर्कल क्लास 10 को ज्वाइन कीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी सही विकल्प आपको चुनना। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से कोई एक विकल्प क्या है सही है, बाकी विकल्प क्या है गलत है। तो पहला क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। पहला है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी इन तीनों को सम्मिलित किया गया था, इसीलिए ऑप्शन होगा हमारा घ। कहता है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य जो हैं वो 5 अंग हैं। वो इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड, सैमसंग, कोका कोला, ये सारे के सारे क्या हैं विदेशी कंपनियां, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि क्या है सभी जगह व्यापार करती है। उसके बाद है नंबर 4। चलिए, 4 नंबर कहता है वैश्वीकरण का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन होगा ख, क्योंकि इसका मतलब है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके 5वें प्रश्न को। चलिए, 5वां प्रश्न कहता है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। यानी जो थम्स अप जो आता था पार्ले कंपनी का, उसे किसने खरीदा, तो ये था कोका कोला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति। कहता है वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का खाली स्थान अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। क्या है, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। ठीक है, विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। इसका उत्तर है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। अभी जस्ट हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 की 4 में। कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन सी भूमिका निभाती है, मुख्य भूमिका। ठीक है, क्वेश्चन में 4 देखने। कहता है विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को खालिस्तान का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है WTO, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी। इसका स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी, 1995 में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति। अब हम लोग क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हम लोग करेंगे। तो उसके बाद क्या है दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न आपके कुल 4 दिए गए हैं। तो आइए अब क्या है बारी बारी से इसका उत्तर हम लोग करते हैं। चलिए, लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न कहता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और क्या है श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। यानी एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए क्या है मतलब मिलाना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है। कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती हैं, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, एप्पल। यानी देखिए विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन इसके जो फ़ोन्स या इसके जो सारे सामान है वो आपको वर्ल्ड में सभी जगह देखने को मिलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, जो है तो कहीं और की, लेकिन सभी जगह क्या है वो व्यापार करती हैं, सभी जगह उनकी कंपनियां होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO फुल फॉर्म में कहते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है यह कब और क्यों स्थापित किया गया। कहता है विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। इसकी स्थापना जनवरी 1995 में उपयुक्त उद्देश्यों, यानी हमने जो अभी बताया कि इसी उद्देश्यों को लेकर क्या है इसकी स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं।
तो लिखा हमने कि भारत में सन 1991 में कुछ नीतियों को अपनाया जिसे आर्थिक नीति कहा जाता है। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सहयोगों सुधारों को सम्मिलित किया गया है। भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका प्रारंभ 1991 में आर्थिक व्यवस्था की शक्ति के स्तरों पर वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया था। ये आर्थिक सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों पर आधारित था। अतः इन्हें हम LPG, यानी यहाँ LPG का मतलब सिलेंडर वाला नहीं है, ठीक है, LPG नीति भी कहते हैं। आर्थिक सुधारों को हम नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। यानी जो आर्थिक सुधार हुआ था उसमें क्या है कि विदेशी कंपनियां इंडिया में आके व्यापार करें, क्योंकि इंडिया में उसमें क्या है, कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, सिर्फ कपड़े की फैक्ट्री। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, यानी दुनिया को क्या है, यानी भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए क्या है, ये सारे जो काम हैं वो किए गए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है उदारीकरण को परिभाषित करें। ठीक है, कहता है कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना उदारीकरण कहलाता है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति क्या है, अपनाई थी। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निजीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी जिसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र या द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने 1991 में निजीकरण की नीति अपनाई। निजीकरण में क्या होता है कि आप जिस चीज़ में निजी, जैसे आपका घर है वो आपका निजी है, वो सरकारी नहीं है, लेकिन आप सरकारी में रहेगा तो सारा जो नियंत्रण है वो सरकार करेगी। लेकिन अगर आपका निजी है तो उसका नियंत्रण क्या है, सरकार का नहीं बल्कि आपका होता है। चलिए, ये था हमारा लघु उत्तरीय के सभी प्रश्नों का उत्तर। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। चलिए, दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न कहता है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है। कहता है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी निजी क्षेत्र में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्माण पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन है, सस्ते श्रम, कच्चा माल, उपभोक्ता बाजार एवं अन्य संसाधन। चाहिए इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो लिखा है हमने, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी लाभ कमाने की दृष्टि से किसी अन्य देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाती है, अतः वह सर्वप्रथम यह देखती है कि अमुक देश में सस्ते दर पर श्रमिक उपलब्ध हैं कि नहीं। देखिए, सस्ते श्रम हो गया। अब देखिए, कहता है दूसरी बात जो उनको प्रभावित करती है वह है सस्ता कच्चा माल। देखिए, कच्चा माल के बारे में आ गए। कहता है जिस देश में सस्ते कच्चे माल की प्रचुरता होगी वो क्या है, इकाई वहीं लगाएगी, क्योंकि क्या है कि सस्ता माल मिलेगा तो उनको उत्पादन का जो कॉस्ट है वो भी कम पड़ेगा। चलिए, तो कच्चा माल हो गया हमारा। अब आइए हम लोग उपभोक्ता बाजार। तीसरा कहता है दूसरी बात जो उनको प्रभावित करती है वो कच्चे तो हो ही गया। तीसरी चीज़ है बाजार। अब चाहिए हमको बाजार, उपभोक्ता बाजार। कहता तीसरी चीज़ है बाजार। कंपनी देखती है कि उस राष्ट्र में उपभोक्ता यदि ज़्यादा संख्या में हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो ज़्यादा माल बिकेगा, इकाई वहीं लगाएगी। यदि उपभोक्ता ही ना मिले तो उत्पादन किसके लिए करेगी, यानी बाजार ही नहीं देगा तो उत्पादन कैसे होगा। उसके बाद इसके अतिरिक्त अन्य संसाधनों पर ध्यान देती है, जैसे यातायात हो गया, शक्ति यानी जिसको ऊर्जा कह सकते हैं, पर्यावरण कैसा है, वहाँ पर और कुछ चीज़ है या नहीं, इत्यादि। ये सारी चीज़ें क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, कहीं भी उत्पादन इकाई लगाने से पहले वहाँ की चेक करती है कि वहाँ ये सारी चीज़ें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए, क्या है, ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय के पहले प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय के दूसरे प्रश्न को। दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न कहता है कि वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों को बताएं। कहता है वैश्वीकरण के कारण बिहार का आर्थिक परिवेश भी बदलता जा रहा है। आर्थिक विकास के लिए अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ा बल्कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, जिसे हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए सबसे पहले क्या इसके सकारात्मक प्रभावों को जानते हैं। पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि। कहता है वैश्वीकरण के बाद बिहार में कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरा, निर्यातों में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, बिहार से खाद्य एवं व्यावसायिक वस्तुओं के निर्यात। आप जानते हैं बिहार का लीची फेमस है, शाही लीची, आम फेमस है, मखाना फेमस है, केला फेमस है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिहार से बाहर क्या है जान। कहता है GDP एवं जिसको सकल घरेलू उत्पाद कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। कहता है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, चालू मूल्यों पर राज्य के घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय दोनों में क्या हुई, वृद्धि हुई। ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो वृद्धि होगी। कहता है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। कहता है
वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, रोजगार के अवसर में वृद्धि। इसका प्रभाव यह पड़ा कि बिहार के बहुत सारे इंजीनियर आप देखते हैं आज विदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं आज विदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कुछ नकारात्मक प्रभाव पे पड़े, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, पहला है कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा। बिहार में क्या है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योगों की क्या है, मतलब है कि हो सकता है, परंतु क्या है, राज्य द्वारा किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है। यहाँ कृषि आधारित उद्योग की काफ़ी संभावना है, परंतु वैश्वीकरण में उतना निवेश नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारा रोजगार पर विपरीत प्रभाव। रोजगार पर विपरीत प्रभाव क्या पड़ा, चूंकि बिहार में छोटे पैमाने के उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, जैसे कुटीर एवं हस्तशिल्प आदि, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा क्या हुआ कि इनके निर्मित वस्तुओं के आने से क्या हुआ, इनके धंधे क्या हुए, लगभग बंद ही हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, श्रमिक क्या हुआ, बेरोजगार हो गया। आप जानते हैं कि बिहार की जो बहुत सारी कलाएं थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। आज से बिहार में क्या है, मैथिली जो पेंटिंग से वो ही बच गई है, बाकी कहीं शिल्प उद्योग कुछ बचे हैं, लेकिन क्या है, बाकी सारी चीज़ों क्या है आज बिहार में जो है वो बंद हो चुके हैं। सरकार को चाहिए कि इन इस पर क्या है कि थोड़ा सा ध्यान दे और इन लोग को भी क्या है वैश्वीकरण की नीति से जोड़ने का प्रयास करें। तो आइए हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय के तीसरे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दीर्घ उत्तरीय का कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क देना है, ठीक है, तर्क प्रस्तुत करना है उसके पक्ष में, विपक्ष में नहीं। कहता है भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क इस प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। कहता है वैश्वीकरण से क्या हुआ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगी, जिससे क्या हुआ, भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास में क्या है पूंजी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी। वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था का त्वरित विकास हो सकेगा। तीसरा है नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहायक। कहता है वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से क्या सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। कहता है वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तुओं के सापेक्षता कम कीमत पर प्राप्त करने योग्य बनाता है। पांचवा नए बाजार तक पहुंचाना। कहता है वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया के बाजार तक पहुंच का मार्ग क्या हो, प्रशस्त होगा। नेक्स्ट है उत्पादन उत्पादिता के स्तर को उन्नत करना। कहता है वैश्वीकरण के कारण भारत में उत्पादन एवं उत्पादिता का स्तर क्या उन्नत होगा, जिसके कारण रोजगार मिलेंगे। इसके साथ ही क्या हुआ, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र का विस्तार होगा, मानव पूंजी का विकास हुआ, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसके कारण क्या है कि वैश्वीकरण का क्या भारत में क्या है प्रभाव पड़ा। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय के तीसरे प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय के चौथे प्रश्न को। चलिए दीर्घ उत्तरीय का लास्ट प्रश्न और इस चैप्टर का भी लास्ट प्रश्न है आपका। कहता वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों की चर्चा करें। तो कहता वैश्वीकरण का आम आदमी पर प्रभाव अच्छा बुरा दोनों प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम अच्छा प्रभाव देखिए निम्न है। कहता उपभोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। कहता वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, दुनिया के सभी देशों के उच्चतम उत्पादन लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया। उदाहरण आज देखिए रेडियो के स्थान पर टेली, पहले क्या था हम लोग समाचार सिर्फ सुन सकते थे, लेकिन आज क्या है उसको हम लोग देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है रोजगार की बढ़ती हुई संभावना। कहता है वैश्वीकरण के कारण नए नए क्षेत्र खुल गए, जिससे कुशल श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए हैं। लेकिन क्या इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है पहला बेरोजगारी बढ़ने का आशंका। कहता है वैश्वीकरण के कारण आधुनिक संयंत्रों से मशीनी उत्पादन को बढ़ावा मिला, जिसके कारण समाज की अधिकतम श्रमशक्ति जो अर्धकुशल या अकुशल है ऐसे लोगों में क्या है बेरोजगारी की संभावना बढ़ गई है। नेक्स्ट है उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। कहता है विदेशी पूंजी एवं विदेशी कंपनियों के बिना किसी प्रतिबंध के आयात होने से आम लोगों की बेरोजगारी फैलने की आशंका बढ़ गई। इसके साथ ही इसके अलावा छोटे उत्पादों एवं व्यवसायों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगभग बंदी हो गए तथा कृषि क्षेत्र में क्या हुआ संकट उत्पन्न हो गया। ये सारे बुरे जो प्रभाव हैं आम आदमी पर पड़े। इस प्रकार क्या है कि हमारा जो इस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहती है। और साथ ही इसके जो भी हमें अभी हमने बताया या इसके पिछले वीडियो में जो भी बताया, साथ में संस्कृत, हिंदी जितने सारे क्लास 10 के सब्जेक्ट चलते हैं सारी की PDF की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम चैनल पर जाइए हमारे और वो लिंक के द्वारा क्या है आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।